गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज दोस्तों अपन राजस्थान एकीकरण के सेकेंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कल अपना जो फर्स्ट वीडियो आया था इसमें अपने यहाँ तक क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कल का क्वेश्चन जो लास्ट था वो मैंने बता दिया था। आज इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था। यानी कि बच्चों, जब राजस्थान अपना अस्तित्व में आ गया था वर्तमान स्थिति में, जैसा राजस्थान आज है, वो बच्चों आया था 1 नवंबर 1956। तब अपने राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल पद कर दिया गया था। अब देखो, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो बच्चों, उस टाइम में अपने जो राजस्थान राज्य था उसके जो प्रमुख थे, क्या उनको राज्यपाल कहते थे? नहीं। 1 नवंबर 1956 के बाद में इसको राज्यपाल कहने लगे। इससे पहले अपन इसको क्या कहते थे? राज प्रमुख कहते। क्या कहते बच्चों? राज प्रमुख कहते थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? तो बच्चों, वो होता 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया था बताओ मेरे को? कि अपने राजस्थान में राज प्रमुख जो शब्द है इसको खत्म कर दिया, इसके जगह पर राज्यपाल शब्द लाया गया। अब देखो, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? यानी कि जो अपने राजपूताना था इसको राजस्थान नाम कब दिया गया? अब देखो, इसमें ऐसा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 नहीं, 25 मार्च 1948, 31 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता कि राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को विधिवत रूप से अपने राजस्थान जो नाम दिया गया था बच्चों, वो दिया था 26 जनवरी 1950। जब अपना भारतीय संविधान लागू हुआ था उस टाइम में अपने राजस्थान नाम विधिवत दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाए। इसमें एक भी ऑप्शन नहीं, इसके कारण ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है? तो राजस्थान अपना वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपना वर्तमान स्थिति में आ गया था। इसी के साथ अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, इसमें तो सारी बात कर ली थी अपन ने कि सप्तम शरण यानी 7वें शरण के अंतर्गत राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956 को। केंद्र शासित सिरोही का पूरा भाग, अजमेर, मेरवाड़ा, इसके अलावा बच्चों टोडगढ़ अजमेर वाला, इसके अलावा सुनील टप्पा, जो बच्चों पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में मिलाया गया। यानी 7वें शरण में क्या हुआ था कि जो अपना सिरोही है इसको मिला दिया। सिरोही का भी आबू दिलवाड़ा इसमें मिला दिया, और अपने अजमेर, मेरवाड़ा, टोडगढ़, सुनील टप्पा ये स्थान अपने मिलाया। और बच्चों, जो झालावाड़ का जो सिरोही क्षेत्र था इसको अपन ने क्या किया? मध्य प्रदेश को दे दिया। और अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर और राज्यपाल इसका राजप्रमुख पद समाप्त किया, और गुरुमुख निहाल सिंह तथा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। कौन हो जाएंगे बच्चों? गुरुमुख निहाल सिंह अपने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। 1 नवंबर 1956 के बाद में बने थे। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बन के बच्चों आपके तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टोडगढ़ जो अजमेर वाला वो राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो राजस्थान में ये सम्मिलित हुआ था क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा जो 7वें शरण में हुआ था, तो ये भी अपने 7वें शरण में होगा टोडगढ़ भी अजमेर वाला। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया? तो बच्चों, पहला तो 6ठे शरण में हुआ, इसके बाद में 7वें शरण में हुआ। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि सिरोही का विलय राजस्थान में 2 शरणों में हुआ था। सिरोही का विलय 2 शरणों में हुआ। सिरोही जिले का बच्चों कुछ भाग गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? हातलगाम में। कहाँ हुआ था? हातलगाम में हुआ था। वो सहित 26 जनवरी 1950 को 6ठम शरण के तहत संयुक्त वृद्ध राजस्थान में तथा सिरोही का पूरा भाग यानी पूरा सिरोही कब मिलाया? 1 नवंबर 1956 को 7म शरण के तहत राजस्थान में मिलाया गया। अब देखो, थोड़ा देख लेते हैं सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। सिरोही का राजस्थान में विलय 30 मार्च 1949। देखो, ये तो कोई मतलब भी नहीं, सेकंड ऑप्शन। और आपका ये तो बच्चों, जो सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, जो बच्चों में राजस्थान एकीकरण का 6ठा शरण था। कौन सा शरण था? 6ठा शरण था। ठीक है, अब देखो, हातलगांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा था? तो बच्चों, वो रियासत कौन सी थी? अपने सिरोही रियासत थी। कौन सी रियासत थी? सिरोही। तो हातलगांव कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? हातलगांव आपके सिरोही में पड़ता है। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय यानी कि पूर्णतः राजस्थान में कब विलय हुआ? तब आपको बच्चों
26 जनवरी वाला ने करना, देखो इसने ऑप्शन भी नहीं दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। तो बच्चों कब हुआ था? 1 नवंबर 1956, यानी राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही प्रशासन, 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको दिया था बच्चों? बॉम्बे प्रांत को। किसको दिया था? मुंबई प्रांत को दिया था। और इसका बहुत विरोध भी हुआ था। जब बॉम्बे प्रांत को बच्चों दिया गया था तो इसका विरोध भी किया गया था। ठीक है, अब देखो देख लेते हैं। सिरोही राज्य का शासक अल्पवयस्क होने के कारण राजमाता के नेतृत्व में प्रबंध अपने री एजेंसी काउंसिल के द्वारा 8 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने सिरोही री एजेंसी काउंसिल से समझौता किया, जिसके अनुसार 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बॉम्बे सरकार को दिया गया। ठीक है, दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। कौन से दो नेत्र थे? तो बच्चों वो थे आपके झालावाड़ और कोटा, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, डूंगर। बच्चों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आबू रोड। एक तो आपका आबू और दिलवाड़ा, एक आपका अजमेर। ठीक है, अजमेर और मेरवाड़ा, और आबू और दिलवाड़ा, तो ये दोनों मिलकर अपने 7वें चरण का क्या हुआ था? राजस्थान एकीकरण खत्म हुआ था। तो अपने आबू और इसको दिलवाड़ा बोला जाता है, ये अपने कहाँ के थे? सिरोही जिले के थे। अजमेर मेरवाड़ा ये थे, तो ये 7वें चरण में, इसलिए बोलते हैं कि सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। अब देखो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका बच्चों गठन कब हुआ? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में फजल अली के आयोग की अध्यक्षता में गठित हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में दी। इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा तथा और एमपी का जो बच्चों कौन सा था? सुनील टप्पा, इसको राजस्थान में मिलाया गया। इस आयोग में राजस्थान से एकमात्र सदस्य कौन थे? हरदीनाथ कुंजरू। हरदीनाथ जो कुंजरू थे, ये अपने एकमात्र क्या थे? राजस्थानी थे, जो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसमें सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के 7वां चरण यानी 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? मत्स्य संघ। बच्चों देखो, मत्स्य संघ जुड़ा था 5वें चरण में। जयपुर है ये 4थे चरण में। सिरोही बच्चों 6ठे चरण में भी था और 7वें चरण में भी था, लेकिन स्पेशल कौन था? अजमेर का मेरवाड़ा, मेरवाड़ा और आबू और दिलवाड़ा, ये बच्चों अपने 7वें चरण में जुड़े थे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो कौन सा था बच्चों? फजल अली आयोग। कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, इसे फजल अली आयोग भी बोलो या राज्य पुनर्गठन आयोग बोलो, जो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इसने बोला था कि भाई इनको ये अपने सिरोही वाला क्षेत्र है वो देना चाहिए राजस्थान को। ठीक है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू अपना सिरोही में, अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? वीपी मेनन आयोग, राजस्थान पुनर्गठन आयोग 1953। राजस्थान पुनर्गठन आयोग 1953 ने ऐसा बोला था कि माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान को दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को सुनील टप्पा, ये बच्चों सुनील टप्पा कहां पर था? एमपी में था। ठीक है, दिन में से किसकी अनुशंसा पर मिला? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या हो जाएगा बच्चों? राज्य पुनर्गठन आयोग हो जाएगा। आपको पता है कि पी सत्यनारायण राज समिति का संबंध अपने राजस्थान एकीकरण के 4थे चरण से था। कौन से चरण से? 4थे चरण में पी सत्यनारायण राज समिति ने सिफारिश की थी कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए। ठीक है, और आपको बताना है कि शंकर देवराय समिति का संबंध किससे था? कमेंट बॉक्स में आप बताना इसका, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956, इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा। राजस्थान का सिरोही क्षेत्र किस राज्य में विलय किया गया? राजस्थान का सिरोही क्षेत्र बच्चों ये झालावाड़ का था, इसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। और मध्य प्रदेश का जो था सुनील टप्पा, वो अपन ने ले लिया। क्या कर दिया? सुनील टप्पा अपन ने ले लिया। ठीक है, अब देखो मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिला दिया। ठीक है, और अपने कोटा जिले का बच्चों सिरोही क्षेत्र वो किसको दे दिया? मध्य प्रदेश को। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को अपना राजस्थान बन के तैयार हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? माउंट आबू को राजस्थान में मिलाना, इसमें बच्चों सबसे बड़ा अपने सिरोही क्षेत्र के गोकुल भाई भट्ट को जाता है सहयोग। गोकुल भाई भट्ट जिद करके बैठे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला था माउंट आबू तो हमको चाहिए, पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिरोही की स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट माउंट आबू के राजस्थान विलय के प्रमुख योगदान दिया गया। ठीक है बच्चों,
इसी के साथ आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपके आने वाला है, कृपया वेट कीजिए। ठीक है। हाँ, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? अब देखो, अजमेर अजमेर की तो बहुत अलग ही बहुत कहानी थी। वहां पर मुख्यमंत्री भी बन गया था। वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। बच्चों कौन थे? हरिभाई उपाध्याय थे। ठीक है, अजमेर के मुख्यमंत्री। अब देखो, राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहां पृथक विधानसभा थी, जिसे अपन धारा सभा कहते। क्या कहते बच्चों? धारा सभा कहते थे। धारा सभा के अंदर इसमें 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, कंप्लीट होता है 7वें चरण में, इसमें अजमेर मेरवाड़ा का विलय अपने क्या क्या अपने राजस्थान में कर दिया। इस कारण अपने राज्य की जो विधानसभा थी उसके सदस्यों की संख्या पहले बच्चों 160 थी। यानी कि प्रारंभ में जब 1952 के अंदर जब राजस्थान के चुनाव हुए थे, तब वहां पर विधानसभा में सीटों की संख्या 160 थी। 30 सदस्य ये जुड़ गए तो कितने हो गए? 190 हो गए। इस प्रकार इसे अपने राज्य को 20 श्रेणी में रखा गया। और अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम और बच्चों एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाई उपाध्याय थे। कौन थे? हरिभाई उपाध्याय थे। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो बच्चों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिभाई उपाध्याय। क्या हो जाएगा? हरिभाऊ उपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बता दिया आपको आंसर बच्चों, इसका 30 है। राजस्थान एकीकरण के समय किस मारवाड़ शासक ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? अरे भाई साहब, अपने राजस्थान में ऐसे ऐसे नेता थे। हाँ, उस टाइम तो नेता ही थे ये, मतलब शासक थे। ऐसा चाहते थे हम तो पाकिस्तान में चले जाए। क्या बोले उनके बारे में भी? ठीक है, वो थे अपने जोधपुर के हनुमंत सिंह। कौन से बच्चों? जोधपुर के हनुमंत सिंह थे, वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। एकीकरण के समय मारवाड़ शासक या जोधपुर शासक हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। इस हेतु उन्होंने भोपाल के नवाब भोपाल के नवाब के माध्यम से मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की और टोंक रियासत भी पाकिस्तान में मिला। अब एक बच्चों, टोंक रियासत तो चलो ठीक है, क्योंकि पूरी क्या थी? मुस्लिम रियासत थी। तो उसने तो ऐसा संयोग किया कि चलो ठीक है, अपन पाकिस्तान मिल जाते। लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आया, जहाँ का शासक अपने हिंदू हो और वो बोल रहा है अपने राजपूत शासक को, वो बोल रहा है मुझे पाकिस्तान में जाना। धन्य है ऐसी तरह को। ठीक है। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते हैं? चलो ठीक है, स्वतंत्र इकाई की बात होती है। तो बच्चों वो कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह थे। कौन से? महाराजा हनुमंत सिंह थे। लेकिन यहाँ पर अपने कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में सब कामकाज था। उन्होंने कुछ भी नहीं होने दिया। ठीक है, इसलिए अपने राजस्थान का एकीकरण हो गया। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे बच्चों? उमेद सिंह, विजय सिंह, गज सिंह या हनुमंत सिंह? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमंत सिंह। भारत संघीय अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? यानी उन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। तो वो कौन थे बच्चों? जोधपुर के हनुमंत सिंह, ये तो पाकिस्तान वाले थे। धौलपुर के उदयभान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह और किशनगढ़ के सुमर सिंह। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। बीकानेर के शार्दुल सिंह जो प्रथम थे, वो क्या करना चाहते थे? उन्होंने सबसे पहले अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। कब की बात? 7 अगस्त 1947। 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेसन पर हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने किया था। क्यों किए थे? आप ऐसे याद कर सकते हो कि शार्दुल सिंह को बीक आ रही थी। शार्दुल सिंह को क्या आ रही थी? देखो, अच्छे अच्छे राजा थे शार्दुल सिंह, लेकिन उनको क्या आ रही? बीक आ रही थी कि चलो ठीक है ना, अपन है ना राजस्थान में मिल जाते, भारत में आए, ठीक है ना, अपन को स्वतंत्र रियासत नहीं रखनी। किशनगढ़ के शासक कौन थे? सुमेश सिंह ने रियासती विभाग के आदेश से अनुसार अधिनियम अधिमिलन कब हस्ताक्षर किए? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 26 सितंबर 1947। अगस्त के बाद में क्या आता है? सितंबर आता है। तो सितंबर में उन्होंने साइन किए, 26 सितंबर 1947 को। केंद्र सरकार के आदेश पर किशनगढ़ के महाराजा सुमेश सिंह ने 26 सितंबर 1947 को किशनगढ़ रियासत का विलय अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र शासित प्रदेश में करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसे बाद में प्रांतीय नेताओं के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। अब देखो, 1945 और 1946 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का हो,
कोई स्वतंत्र या संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो बच्चों वो होती है उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर लगभग जून 1946 में क्या होते हैं, ये अपने सम्मेलन होता है। कौन सा? अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन होता है। कहाँ होता है? उदयपुर में होता है बच्चों। ठीक है। अब देखो, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के शासकों का सम्मेलन किसने बुलाया? तो बच्चों उदयपुर में हो रहा था, तो किसने बुलाया? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। किसने बुलाया? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। बच्चों ये शासक थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के एकीकरण के समय शासक कौन थे। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे एकीकरण के समय। अब हुआ क्या? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई क्या करना चाहते थे? राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 में उदयपुर में एक राज्यों का सम्मेलन बुलाते। इस सम्मेलन में राजस्थान के समस्त राजाओं ने तथा मालवा और गुजरात के अनेक शासकों द्वारा अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महाराणा भूपाल सिंह ने राजाओं से अपील की कि वे सभी मिलकर राजस्थान यूनियन का गठन करें, ताकि भारतीय संघ में वे एक इकाई के रूप में सम्मिलित होकर पूरे मतलब इकाई के रूप में सम्मिलित होना चाहते थे, ताकि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। शासकों ने महाराणा की इस योजना पर विचार करने का आश्वासन दिया और जयपुर, बीकानेर और जोधपुर रियासत को छोड़कर शेष रियासत ने राजस्थान यूनियन के निर्माण को सिद्धांत क्या क्या बच्चों स्वीकार किया। और सिद्धांत निर्माण के लिए एक समिति भी गठित की गई, लेकिन इसका भी कोई सुपरिणाम नहीं निकला। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रियासत है जो इसमें नहीं मिलना चाहती थी? जयपुर रियासत, बीकानेर और जोधपुर। एक तो अपने थार वाली 2 रियासतें बीकानेर और जोधपुर, और अपने जयपुर वाली। और 23 मार्च 1947 को उदयपुर में दूसरा सम्मेलन बुलाया गया। अच्छा क्वेश्चन है कि अपने राजस्थान यूनियन बनाने के लिए दूसरी जो बैठक है वो उदयपुर में बुलाएगी। कब बुलाएगी? 23 मार्च 1946 को। पहले कब थे आपके? जून 1946 में। इसमें महाराणा के अपने संवैधानिक सलाहकार की मुंशी भी उपस्थित थे। किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया? संविधान निर्मात्री सभा में तो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह। उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह ने सबसे आग्रह किया था कि आप संविधान निर्मात्री सभा में सब शामिल हो। राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था? अपने बात कर दी, कौन थे? के एम मुंशी थे। ठीक है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पर हस्ताक्षर किया। बच्चों ऐसी रियासत आपको बतानी है यहाँ पे कि जो सबसे लास्ट में जिसने हस्ताक्षर की, सबसे लास्ट में हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? तो देखो बच्चों, वो थी धौलपुर रियासत। यानी धौलपुर रियासत के धुआं उड़ गए थे, धौलपुर रियासत के धुआं उड़ने लग गए थे कि अब तो मेरे को करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब हुआ क्या? देखो क्या हुआ था इसमें, कहानी देखो। यानी कि धौलपुर के महाराणा को पता चला कि जोधपुर और भोपाल पहले कहाँ जानती थी? पाकिस्तान में जाना चाहती थी, लेकिन जोधपुर और भोपाल के शासकों ने अधिमिलन पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। अब फिर उसको क्या लगा? देश आजाद होने से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिया। किसने? धौलपुर ने। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व राजस्थान की समस्त रियासतों ने भारत के अधिमिलन पर हस्ताक्षर कर दिए। तो सबसे लास्ट में किसने किए थे? आपके धौलपुर ने किए थे। धौलपुर के धुआं उड़ गए थे करने के लिए। ठीक है। अब देखो, सर वी टी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? हाँ, यहां से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कृष्णमाचारी। क्योंकि भगवान बच्चों जो कृष्ण थे उनके हमेशा क्या होता है? जय जयकारा होता था। क्या होता है? भगवान कृष्ण का क्या होता था? जय जयकारा होता था। तो कृष्णमाचारी कहाँ के थे? आपके जयपुर के थे। और जोधपुर के कौन थे वो मैं बताता हूँ आपको कि बच्चों देखो, श्री वी.टी. कृष्णमाचारी कहाँ के थे? जयपुर के थे। भगवान कृष्ण का जय जयकारा होता है। और दूसरे थे अपने सी.एस. वेंकटाचार्य, ये जोधपुर के थे। ये आपके क्या था? कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ट्रिक बना के आपको बता दिया कि भगवान कृष्ण का जय जयकार होता है और सी.एस. वेंकटाचार्य वो जोधपुर के दीवान थे। तो आपको याद रखना है। सर वी.टी. वेंकटाचार्य मूलतः कहाँ के थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। और डी.पी. खेतान की जब मृत्यु हो जाती है, डी.पी. खेतान के निधन के बाद इन्हें किसको? वी.टी. कृष्णमाचार्य को आपकी जो संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। और 1961 में वे राज्यसभा के लिए भी राजस्थान से चुने गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन? वी.टी. कृष्णमाचार्य। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी? तो बच्चों देखो, जयपुर से पहले जब मत्स्य संघ की स्थापना हो रही थी, जयपुर से पहले
मतलब जयपुर आपके एकीकरण का चौथा शरण था। कौन सा शरण था बच्चों? चौथा शरण था। तो मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी? अलवर थी। तो अलवर तो ऑप्शन में है नहीं। अलवर के बाद में कोटा थी। दूसरे शरण में किसको बनाया? कोटा को बनाया। आपके जो पूर्वी राजस्थान है इसकी किसको बनाया? कोटा को बनाया। ठीक है बच्चों, अब देखो तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कोटा भी हो जाएगी। इसके बाद में तीसरे शरण में आपके संयुक्त राजस्थान में उदयपुर बनी। तो दोनों ऑप्शन आपके बच्चों राइट है। ठीक है, विकल्प एक व विकल्प तीन दोनों राइट। ठीक है, अब देखो राजस्थान एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में कौन सा कथन बच्चों असत्य है? अब देखो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने लोहारू को विलय करने का इच्छुक था। देखो बच्चों ये भी मैंने पहली बार सुना है कि ये ऑप्शन आपका राइट है पहला। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह लोहारू को विलय करने का उत्सुक था। ठीक है, अब देखो कोटा के महाराजा भीम सिंह, ये तो सबने सुना ही है, उन्होंने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किया। राइट बात है। डूंगरपुर के महारावाल कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। इन्होंने बागड़ राज्य बनाने का प्रयास किया। मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके राइट है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब चौथा ऑप्शन आपके इसका क्या होगा? रॉन्ग होगा। देखो चौथा ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं अपन। हाँ, जयपुर के शासक ने संघ बनाने का कोई प्रयास नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जयपुर के महाराजा बहुत खतरनाक थे, उनको तो बना नहीं था। जयपुर के शासक ने अपने प्रधानमंत्री कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी के माध्यम से राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया। कोटा के महाराजा भीम सिंह ने और डूंगरपुर के महारावाल ने भी इस दिशा में कदम उठाए, लेकिन वे सब असफल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान के मुद्दे को हल करने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? बी आर पटेल। किसको बनाया गया था? बी आर पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी राजस्थान की जो अपना है न, अब राजस्थान बन गया तो वापिस उनको थोड़ा प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने बी आर पटेल ने क्या बनाई? उसकी अध्यक्षता में 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थानी के मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति बनाई, जिसमें तात्कालिक पेशों के मुख्य सचिव बी आर पटेल, ले कर्नल एस सी पुरी और एस पी सिन्हा सदस्य थे। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी बच्चों। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान के छोटे राज्य को एक एकीकृत करने के लिए हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसने किया? तो बच्चों देखो एन बी गाडगिल, इसके बारे में अच्छे से अपन देख लिया। इन्होंने अपने मत्स्य संघ और अपने जो पूर्वी राजस्थान है इनका क्या किया? उद्घाटन किया था। तो इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? महाराजा भीम सिंह हो जाएगा कोटा के, जिन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। अब आपको बताना है गोकुललाल असावा कौन थे? बच्चों ये पूर्वी राजस्थान या राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। कौन? गोकुललाल असावा। ये सारी बातें बता दिए, कोई इतना इंपोर्टेंट नहीं है अभी। अब देखो इसमें से कौन सा कथन आपको बताना है, कौन सा सुमिलित नहीं है। पहले तो क्वेश्चन देख लो कौन सा सुमिलित नहीं है। सबसे पहले तीसरा शरण, तीसरा शरण बच्चों कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 में हुआ था। एकदम राइट बात है ये तो। ठीक है, आपको मैंने बच्चों क्या बताया था कि हमेशा आपको दो चीजें बात याद रखनी है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए बच्चों तो ऐसे लिख लो 3 2 1। क्या लिख लो? 3 2 1। तो आपका राइट क्वेश्चन गलत होने की कोई बच्चों चांसेस नहीं है। ठीक है ना, 3 2 लिख लो। यानी कि राजस्थान एकीकरण के जो 3 शरण है, प्रारंभिक 3 शरण, वो बच्चों 1948 में हुए। कब? 1948 में। तो तीसरा शरण है 1948 आपका राइट आंसर है। डेट तो बताइए बच्चों, पहला शरण कब हुआ था आपको सबको पता है? 18 मार्च। दूसरा शरण 25 मार्च, 7 दिन के जस्ट बाद में। और 18 अप्रैल को आपका ये तीसरा शरण हुआ। चौथा शरण देखो 30 मार्च 1948। अब देखो मैंने क्या बोला था बच्चों, 3 शरण आपके 48 में हुए, चौथा शरण आपके फिर चौथा और पांचवा 2 शरण कब हुए? 49 में हुए। तो बच्चों यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। पंचम शरण देखो 15 मई 1949, राइट बात है, 50 में हुआ। छठा शरण, छठे शरण में 26 जनवरी 1950 को। ऐसे करके आप याद कर सकते हो 2 3 1 से, 3 2 1 से बता दिया मैंने। तो ये अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था बच्चों, वो तो जैसलमेर रियासत। कौन सी रियासत थी? जैसलमेर रियासत थी, जिसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। अब देखो क्यों कहा? जैसलमेर आवागमन के दुर्गम एवं कठिन मार्गों, आबादी की विरलता, प्रजामंडल आंदोलन से अप्रभावित रहने के कारण इसे बच्चों राजस्थान का अंडमान एंड निकोबार कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का अंडमान एंड निकोबार कहलाता है। जिसके बारे में कहावत प्रचलित है, पत्थर की टांग, जिसके बच्चों पत्थर की टांगे होती है ना, वो जैसलमेर पहुंच सकता है। इतना रेतीला धोरा वहां कौन पहुंचेगा? जैसलमेर राजस्थान की वह पिछड़ी रियासत थी
जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा का, विश्व का 8वां आश्चर्य का, क्या का, विश्व का 8वां आश्चर्य कहने का काम किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रियासतों से संबंधित समस्या के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसकी जो स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी। तारीख भी आपको याद रखनी बच्चों, 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, 5 जुलाई 1947 को। देशी रियासतों के निपटारे हेतु 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया। इस विभाग का सचिव था बच्चों वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन को इसका क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। अच्छा है, क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई 1947। आजादी से पूर्व नॉन सॉलिड स्टेट ठिकाने कौन से थे? नॉन सॉलिड का मतलब होता है बच्चों जिसको है ना तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो इसमें कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और आपके निमराना। अब बच्चों देखो इसको आप है ना मैं आपको थोड़ी सी एक और बता देता हूँ। इसको है ना अपन कहते हैं निकल जाए यहाँ से। क्या बच्चों बोलते हैं? निकल जाए यहाँ से किसी को कहते हैं निकल। क्या बोलते हैं बच्चों? निकल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये निकल आपको याद रखना है, ताकि है ना जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो सबसे पहले निमराना को शामिल किया गया था। इसके बाद में आपके कुशलगढ़ को शामिल किया गया था। इसके बाद में आपके लावा को शामिल किया गया। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना बच्चों। ठीक है ना, निकल ऐसे करके अपन क्या यहाँ से निकल जाए। तो राजस्थान एकीकरण का क्रम भी यही था, निमराना पहले, कुशलगढ़ और फिर अपने लावा टोंक वाला। अब देखो लावा है, कुशलगढ़ है और निमराना। तो बच्चों ये 3 ठिकाने थे, ये बच्चों अपने नॉन सॉलिड स्टेट थे, नॉन सॉलिड स्टेट थे। अब देखो नॉन सॉलिड स्टेट और सैल्यूट स्टेट, लावा, कुशलगढ़, निमराना के शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो ऐसे स्टेट को बच्चों क्या कहते थे? नॉन सॉलिड स्टेट कहते थे। और राजस्थान की 19 रियासतें ऐसी थी जिनको बच्चों तोपों की सलामी दी जाती, इसको सॉलिड स्टेट कहते थे। अब देखो राजस्थान में 19 तोपों की सलामी ओनली फॉर महाराणा के जो उदयपुर के जो महाराणा होते थे, उदयपुर के जो भी महाराणा होते थे उनको बच्चों 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। कितने तोपों की सलामी दी जाती थी? 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। एक तो ये हो गया, ठीक है, और 17 तोपों की सलामी, 17 तोपों की सलामी। यदि 1 और 7 को जोड़ोगे तो 8 होगा, यानी कि कुल 8 रियासत ऐसी थी जिनको क्या करते थे? 17 तोपों की सलामी। इसमें कौन थे? बीकानेर के महाराजा। आपको याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट इसमें मेरे को लग रहा है आपके एक तो जयपुर और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर राजस्थान की बड़ी रियासतें थी। जयपुर और जोधपुर राजस्थान की बड़ी रियासतें हुआ करती थी। इनको जो है जयपुर और जोधपुर, और आपके साथ में बच्चों इसको बीकानेर को भी याद कर सकती हो, इनको है 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। अब नेक्स्ट है आपके 15 तोपों की कितने तोपों की सलामी? 15 तोपों की सलामी। तो 8 और 8 16, 16 और वो एक 17 और एक 18। ठीक है, अब देखो 15 तोपों की सलामी महाराजा अलवर, महाराजा के अपने राणा धौलपुर के, बांसवाड़ा के, डूंगरपुर, और एक आपको ये याद रखना जैसलमेर। यानी कि जो जैसलमेर के जो शासक थे उनको 15 तोपों की सलामी देते थे। क्या करते थे बच्चों? 15 तोपों की सलामी देते थे। और लास्ट आपके 13 तोपों की सलामी तो ये अपने महाराणा जो अपने महाराजा थे झालावाड़ के, उनको दी जाती थी। तो बच्चों ये कितने हुए? 8 और 8 16, 16 और एक क्या हो गया? 17, 17। तो यहाँ पर तो 19 है ना, 8 8 16, 16 और 17। चलो ठीक है भाई, ठीक है ना, ये तो देखना पड़ेगा मेरे को भी, ये बुक ने इतने लिखा है इसने। ठीक है ना, 8 इनको, 8 इनको, 8 16, एक ये 17 और वो 18, एक का गायब है ना, ये काउंट कर लेना, आपको मिल जाएगा। यहाँ तो किसी में 8 या 9। वर्ष 1832 ईस्वी में नवगठित राजपूताना राजपूताना एजेंसी में तात्कालिक 22 रियासतों व ठिकानों को कितने ग्रुपों में रखा गया था? कितने ग्रुपों में रखा गया बच्चों? तो इसमें आपके कितने ग्रुप थे बताओ मेरे को? 2 5 4 बच्चों, कितने थे? 4 ग्रुप थे। कितने ग्रुपों में रखा गया? 4 ग्रुप में रखा था। 22 रियासतें कैसे हुई बच्चों? 19 तो आपके क्या हो गए? ठिकाना। 19 तो आपके क्या हो गए? ठिकाना हो गए। और 3 आपके नहीं, 19 रियासतें होगी और 3 आपके ठिकाना होगी। ठीक है, इस प्रकार 19 और 3 22 हो गए। तो इनको तोपों के सलामी के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया था, जो अपन ने बात कर ली है। राजस्थान की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कुल कितना समय लगा था? तो बच्चों राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। तो पहली बात तो इसमें आपको देखना है कि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। यानी बच्चों एक तो आप याद एग्जाम में रख ही सकते हो कि सर ने ऐसा बोला था कि 7 का दुगुना होना चाहिए, यानी 7 चरण लगे थे
तो इसका दुगुना याद रखना है, 7 का दुगुना 14, यानी 8 वर्ष 7 मास 14 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के लिए कितने शरण थे। ये तो अपने बात कर लिए बच्चों। देखो ये पशु परिसर एग्जाम में भी हाल ही पूछा गया था बच्चों, कितने शरण कितने शरण थे, 7 शरण। अब देखो आप है ना इसको ऐसे भी याद करते थे, आपने जो संभाग कितने, 7, राजस्थान का एकीकरण कितने शरण में हुआ, 7, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। अब देखो एक चीज आपको थोड़ी याद रखनी है, ये थोड़ी आप अच्छे से पढ़ लो बच्चों, ये मैं थोड़ी सी झूम कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखो इसी के साथ अपन देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रीवियस है, सबसे ज्यादा जो बच्चों प्रीवियस है, इसने देखो रियासतों में सर्वाधिक प्रीवियस जयपुर शासक, जयपुर शासक को 18 लाख, सबसे ज्यादा प्रीवियस जयपुर शासक को 18 लाख, एवं न्यूनतम जो प्रीवियस है बच्चों सापुरा शासक को दी जाती थी कितने, 90,000। सबसे कम सापुरा शासक को 90,000 प्रीवियस देते थे। यानी कि उनको है ना, प्रीवियस का मतलब होता है कि उनके जो होते थे राजा होते थे उनको सही खर्चे के लिए, सही खर्चे के लिए भरण पोषण देने के लिए देते थे। और अपने जो बच्चों 9th क्लास की जो बुक है, 9th क्लास की बुक में मैंने देखा था कि जो अपना मेवाड़ है बच्चों, जो मेवाड़ है उनके जो शासकों ने यहाँ पर जो मांग की थी बच्चों, 20 लाख की मांग की थी। कितने की मांग की थी बच्चों, 20 लाख की मांग की थी। उसमें से इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि जब उन्होंने सरकार के सामने ये मांग रखी थी तो उन्होंने क्या किया था, उनको 10 लाख की प्रीवियस दिया था। कितने बच्चों दिया था उन्होंने, 10 लाख प्रीवियस दिया था। और 10 लाख तो दिया था महाराणा को प्रीवियस दिया था वार्षिक, और 5 लाख उनको है ना राज प्रमुख का भत्ता देने की बात की थी सरकार ने। और 5 लाख रुपए मेवाड़ के राजवंश की जो परंपरा के धार्मिक जो खर्च होते थे उनके लिए दिए थे। इस प्रकार उनको 20 लाख टोटल दिए थे। ठीक है ना। लेकिन स्पेशली है ना, स्पेशली 18 लाख सब मैक्सिमम इन्हीं को थे, 10 लाख अपने देते थे, जो अपने किसको, मेवाड़ को देते थे। ठीक है। इस प्रकार ये बातें थी अपने प्रीवियस के बारे में भी। और भारत का 26वां संविधान संशोधन होता है, इसी के साथ इसको क्या जो इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको क्या कर दिया बच्चों, खत्म कर दिया। ठीक है ना। अब उनको बैठे बैठे 18 लाख मिल रहे, तो फिर काम तो मुश्किल है सरकार के लिए तो। ठीक है। इस प्रकार अपने बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है। और आरपीएससी और आरएसएस बोर्ड के द्वारा बच्चों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी अपन ने डिटेल में चर्चा कर ली है। ठीक है। तो इसी के साथ अपन वीडियो को खत्म करते हैं, एंड करते हैं वीडियो को। बच्चों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है बच्चों। इसकी जो पीडीएफ है मेरी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है माइंड एकेडमी पावर्ड बाय भवर के नाम से, तो वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे थोड़े अच्छे खासे व्यू आएंगे तो इसको अपलोड करेंगे, क्योंकि बच्चों मेहनत भी तो लग रही है ना। ठीक है ना। तो जैसे व्यू अच्छे आएंगे, 100+ 200+ व्यू हो जाएंगे, तो पीडीएफ को भी अपलोड कर देंगे। अपने लिए इतना काफी है व्यू। ठीक है। इसी के साथ बच्चों अपने वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।